अध्याय 1। एक बार दूर देश में सोफिया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह दयालु, बहादुर और उन सभी से प्यार करती थी जो उसे जानते थे। एक दिन ग्रामीण इलाकों में अपने घोड़े की सवारी करते हुए वह एक अजीब और मुग्ध महल में आई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सोफिया हमेशा अपने आसपास की दुनिया को लेकर उत्सुक थी और इसलिए उसने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह महल के पास पहुंची, उसने देखा कि इसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थी और प्रवेश द्वार पर एक भयंकर दिखने वाले जानवर का पहरा था। बेबस सोफिया जानवर के पास पहुंची और उससे विनम्रता से बात की। उसके आश्चर्य के लिए जानवर झुक गया और उसे पास होने दिया। जैसे ही उसने महल के गलियारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, सोफिया ने रास्ते में आने वाले जादुई प्राणियों पर ध्यान दिया। उसने जानवरों, परियों और मुग्ध पौधों से बात करते हुए देखा, जिनमें से सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे देखकर खुश हुए। आखिरकार सोफिया एक भव्य कक्ष में आई जहां वह महल के मालिक से मिली, एक शक्तिशाली जादूगरनी जो अपने दुष्ट तरीकों के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। जब उसने सोफिया को देखा तो जादूगरनी घबरा गई और उसे बताया कि वह कभी भी महल को जीवित नहीं छोड़ेगी। हालांकि सोफिया डर नहीं रही थी। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था और जानती थी कि वह कुछ भी करने में सक्षम है जो उसने अपना दिमाग लगाया था। एक बहादुर दिल और एक दृढ़ भावना के साथ उसने जादूगरनी का सामना किया। अपने आश्चर्य के लिए सोफिया ने पाया कि जादूगरनी उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी वह दिखती थी। त्वरित सोच और चतुर रणनीति के साथ सोफिया जादूगरनी को मात देने और महल पर रखे गए अभिशाप को तोड़ने में सक्षम थी। मंत्रमुग्ध जीव सोफिया विजी चैम्बर से उभरा के रूप में सभी खुश, और वह जादुई महल में कई नए दोस्त बना दिया था कि पता था। उस दिन से आगे सोफिया ने अक्सर महल का दौरा किया और पूरे देश में बहादुर राजकुमारी के रूप में जाना जाने लगा, जिसने मुग्ध महल का नाम लिया था। अध्याय 2। जैसा कि राजकुमारी सोफिया ने मुग्ध महल का पता लगाया, वह एक कमरे में ठोकर खाई जो किसी अन्य के विपरीत थी। दीवारों को झिलमिलाते क्रिस्टल से सजाया गया था और हवा चमेली की मीठी खुशबू से भर गई थी। जिज्ञासु सोफिया एक क्रिस्टल पेडेस्टल के पास पहुंची जो कमरे के केंद्र में बैठी थी। के रूप में वह पास आकर्षित किया, वह एक चमक ओर्ब यह ऊपर आराम देखा। ओर्ब एक गर्म प्रकाश के साथ स्पंदित हुआ और सोफिया ने उसकी ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। बिना सोचे समझे वह बाहर पहुंची और ओर्ब को छुआ। अचानक वह प्रकाश की एक चकाचौंध फ्लैश में छा गई और महसूस किया कि खुद को रंगों और संवेदनाओं के भंवर के माध्यम से खींचा जा रहा है। जब प्रकाश फीका पड़ गया और सोफिया की दृष्टि साफ हो गई, तो उसने खुद को एक अजीब और अपरिचित भूमि में पाया। आकाश बैंगनी रंग का एक उज्जवल छाया था
और पेड़ शानदार क्रिस्टल से बने थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जो सोफिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने इस नई भूमि की खोज की, सोफिया दोस्ताना प्राणियों के एक समूह में आई जिसने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। उन्होंने समझाया कि वह एक जादुई दायरे में थी जिसे एक दुष्ट जादूगर द्वारा धमकी दी जा रही थी। जादूगर ने भूमि का जादू चुरा लिया था और इसका इस्तेमाल अंधेरे प्राणियों की एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए किया था। सोफिया जानती थी कि उसे मदद करनी है। अपने नए दोस्तों की मदद से वह जादूगर को हराने और जादू को जमीन पर बहाल करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें विश्वासघाती इलाके, भयंकर लड़ाई और जादूगर द्वारा निर्धारित चालाक जाल शामिल थे। लेकिन सोफिया दृढ़ निश्चयी थी और अपने दोस्तों की मदद से वह उनके रास्ते की हर बाधा को पार करने में सक्षम थी। अंत में वे जादूगर की खो पर पहुंचे, जहां वह उनका इंतजार कर रहा था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, लेकिन अंत में सोफिया जादूगर को हराने और जादू को जमीन पर वापस करने में सक्षम थी। जैसे ही जादू वापस आया, क्रिस्टल के पेड़ और बैंगनी आकाश गायब हो गए और सोफिया ने खुद को मंत्रमुग्ध महल में वापस पाया। लेकिन वह जानती थी कि जिस साहसिक कार्य का उसने अभी अनुभव किया है, वह हमेशा उसके साथ रहेगा और वह अपने द्वारा बनाए गए नए दोस्तों और यादों के लिए आभारी थी। अध्याय 3। जादुई दायरे में अपने साहसिक कार्य से लौटने के बाद राजकुमारी सोफिया ने बेचैनी की भावना महसूस की। वह जानती थी कि उसने जो देखा था उससे कहीं अधिक दुनिया में था और वह महल की दीवारों की सीमाओं से परे तलाशने के लिए तरस रही थी। एक दिन सोफिया ने महल छोड़ने और दुनिया में उद्यम करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक लबादा दान किया और घोड़े की पीठ पर सेट किया, जिसमें केवल एक नक्शा और उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसकी बुद्धि थी। जैसा कि उसने ग्रामीण इलाकों में यात्रा की, सोफिया ने विभिन्न प्रकार के लोगों और प्राणियों का सामना किया, प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियों और दृष्टिकोणों के साथ। उसने पहली बार किसानों के संघर्ष, साथ ही धनी व्यापारियों और रईसों की अपव्यय को देखा। सोफिया ने जीवन की कठोर वास्तविकताओं को भी देखा, क्योंकि वह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुए गांवों में आई थी। लेकिन उसने दुनिया में सुंदरता को भी देखा, क्योंकि उसने राजसी पहाड़ों और स्पार्कलिंग महासागरों को देखा था। रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बावजूद सोफिया अपनी यात्रा में बनी रही, दुनिया को जो कुछ भी पेश करना था उसे देखने के लिए दृढ़ रही। उसने नए दोस्त और सहयोगी बनाए और यहाँ तक कि कुछ दुश्मनों का भी सामना किया जिन्होंने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जैसे ही सोफिया ने अपनी यात्रा जारी रखी, वह साहस और करुणा के सही अर्थ को समझने लगी। उसने देखा कि अंधेरे समय में भी दुनिया में हमेशा आशा और अच्छाई थी। आखिरकार
सोफिया की यात्रा ने उसे महल में वापस ला दिया, लेकिन वह अपने अनुभवों से हमेशा के लिए बदल गई। उसने दुनिया और उसके निवासियों के लिए एक नई प्रशंसा प्राप्त की थी, और वह जानती थी कि उसका रोमांच अभी शुरू हुआ था। उस दिन से आगे राजकुमारी सोफिया ने खुद से हमेशा नए कारनामों की तलाश करने और अपने आसपास की दुनिया की खोज करना कभी बंद नहीं करने का वादा किया। अध्याय 4। जैसे ही सूरज महल के ऊपर उठा, राजकुमारी सोफिया अपनी खिड़की के बाहर हंगामा की आवाज सुनकर जाग गई। वह यह देखने के लिए बालकनी में पहुंची कि क्या चल रहा है, और यह देखकर चौंक गई कि महल पर शातिर ट्रोल्स की भीड़ ने हमला किया था। सोफिया ने जल्दी से अपना कवच दान कर दिया और महल की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को ललकारा। लड़ाई तीव्र थी, जिसमें तलवारें टकराती थी और तीर हवा में उड़ते थे। सोफिया ने अपने घर और अपने लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ट्रोल्स पीछे हटने लगे। सोफिया और उसके सैनिकों ने उनका पीछा किया, उन्हें अच्छे के लिए ड्राइव करने के लिए निर्धारित किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रोल्स का पीछा किया, सोफिया ने कुछ अजीब देखा। उनका नेतृत्व घोड़े की पीठ पर एक अंधेरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। सोफिया और उसके सैनिकों ने एक अंधेरे जंगल में आने तक अपना पीछा जारी रखा। उन्होंने देखा कि आकृति पेड़ों में गायब हो गई है, और सोफिया को पता था कि उन्हें पालन करना होगा। उसने अपने सैनिकों को जंगल में ले जाया, रहस्यमय आकृति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और एक बार और सभी के लिए हमलों को समाप्त कर दिया। जैसे ही वे जंगल में गहराई से यात्रा करते थे, सोफिया और उसके सैनिकों को विभिन्न प्रकार के खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, जिनमें विशाल मकड़ियों और मुग्धपेड़ शामिल थे। लेकिन सोफिया ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने सैनिकों की मदद से वे आगे बढ़ते रहे। अंत में वे जंगल में एक समाशोधन के लिए आए, जहां घोड़े की पीठ पर अंधेरा आंकड़ा उनका इंतजार कर रहा था। सोफिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह जादूगर था जिसने उसके राज्य को वर्षों पहले धमकी दी थी। सोफिया और जादू हवा और तलवार टकरा के माध्यम से उड़ान जादू के साथ एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए जादूगर। लेकिन सोफिया विजय होने के लिए दृढ़ थी, और एक अंतिम झटका के साथ उसने जादूगर को एक बार और सभी के लिए हराया। जैसे ही जादूगर हार गया, सोफिया और उसके सैनिक विजयी होकर महल में लौट आए। ट्रोल्स अब कोई खतरा नहीं थे, और सोफिया को पता था कि उसका राज्य एक बार फिर सुरक्षित है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि क्षितिज पर हमेशा नई चुनौतियां और खतरे होंगे, और वह उनका सामना करने के लिए तैयार थी। अध्याय 5। ट्रोल्स और जादूगर के साथ लड़ाई के बाद राजकुमारी सोफिया को पता था कि यह उसके राज्य के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का समय था। वह जानती थी कि यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन वह इसे देखने के लिए दृढ़ थी।
सोफिया ने महल और अपने लोगों के घरों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए अथक परिश्रम करते हुए अपने दिन बिताए। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया कि उसके लोगों के पास आने वाली सर्दियों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन और संसाधन हो। कड़ी मेहनत के बावजूद सोफिया कभी अकेली नहीं थी। उसके वफादार सैनिक और दयालु किसान हमेशा उसकी तरफ से थे, किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार थे। एक दिन जब सोफिया बगीचों में काम कर रही थी, उसने देखा कि बच्चों का एक समूह उसे देख रहा है। वह उन पर मुस्कुराई और पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। बच्चों में से एक घुंघराले बालों वाली एक युवा लड़की आगे बढ़ी। राजकुमारी, उसने कहा, हमने आपकी बहादुरी और आपकी दयालुता के बारे में कहानियां सुनी हैं। हम भी मदद करना चाहते हैं। सोफिया को लड़की के शब्दों से छुआ गया था। धन्यवाद, उसने कहा, हमेशा काम करना होता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। और इसलिए बच्चों ने सोफिया और उसके सैनिकों के साथ काम किया, महल की दीवारों की मरम्मत करने और बगीचों में जाने में मदद की। वे काम करते हुए हंसे और खेले, और सोफिया उनके उत्साह पर मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोफिया ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि राज्य धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने पूर्व गौरव पर लौट रहा था। बाग एक बार फिर खिल रहे थे और लोग अपने घरों का पुनर्निर्माण करने लगे थे। सोफिया जानती थी कि अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अपने वफादार विषयों की मदद से कुछ भी संभव है। और इसलिए उसने अथक रूप से काम करना जारी रखा, अपने राज्य को एक बार फिर से फलने फूलने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अध्याय 6। जैसे जैसे सर्दियों के महीने आते गए, राजकुमारी सोफिया को पता था कि उसके लोगों को ठंड के महीनों तक चलने के लिए गर्म कपड़े और पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। उसने राज्य के लिए भोजन वापस लाने के लिए शिकार यात्रा पर जाने के लिए सैनिकों और किसानों के एक समूह का आयोजन किया। शिकार पार्टी में सोफिया, उसके विश्वसनीय सलाहकार और कई सैनिक और किसान शामिल थे। वे अपने धनुष और तीर के साथ जंगल में निकल गए, राज्य को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने घंटों तक जंगल की तलाशी ली, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सभी जानवर छिप गए हों। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, वे हिरण से भरे समाशोधन पर ठोकर खाई। शिकार पार्टी जल्दी से काम करने के लिए मिल गया, उद्देश्य लेने और अपने तीर शूटिंग। सोफिया विस्मय में देखती थी क्योंकि उसके सैनिक और किसान एक साथ काम करते थे, एक एक करके हिरण को नीचे ले जाते थे। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, शिकार पार्टी सर्दियों के माध्यम से पर्याप्त भोजन के साथ महल में लौट आई। सोफिया और उसके लोगों ने मांस को संरक्षित करने और सब्जियों को स्टोर करने के लिए अथक प्रयास किया,
यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। भोजन की देखभाल के साथ सोफिया ने अपना ध्यान सर्दियों के कपड़ों की ओर लगाया। उसने राज्य के लिए कंबल और गर्म कपड़े बुनाई शुरू करने के लिए महिलाओं के एक समूह का आयोजन किया। महिलाओं ने राज्य के लिए गर्म कंबल और कपड़े बुनते हुए दिन रात अथक परिश्रम किया। सोफिया और उसके सैनिकों ने मदद की जहां वे आपूर्ति कर सकते थे और महल पर नजर रख सकते थे। जैसे जैसे बर्फ गिरने लगी और हवाएं बाहर की ओर बढ़ी, राज्य गर्म और आरामदायक था। सोफिया जानती थी कि यह उसके लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण था जिसने इसे संभव बना दिया था। और इसलिए सर्दी शांति से और बिना किसी घटना के बीत गई, और सोफिया को पता था कि आगे जो भी चुनौतियां हैं, उसके लिए उसका राज्य अच्छी तरह से तैयार था। अध्याय 7। जैसे ही वसंत आया, राजकुमारी सोफिया को पता था कि यह उसके राज्य के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। उसने व्यापार और गठबंधनों की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए अपने सलाहकारों और पड़ोसी राज्यों के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। सोफिया अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए दृढ़ थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके राज्य में संसाधनों और सामानों के मामले में बहुत कुछ है। उसने एक व्यापार समझौते का प्रस्ताव रखा जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा, और पड़ोसी राज्यों के नेता सहमत हुए। व्यापार समझौते ने सोफिया के राज्य के लिए नए अवसर खोले। व्यापारियों ने अन्य भूमि से विदेशी वस्तुओं का आयात करना शुरू कर दिया, और बदले में सोफिया के राज्य ने अपने स्वयं के सामान जैसे वस्त्र, गहने और बढ़िया मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राज्य समृद्ध हुआ, सोफिया ने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नए स्कूलों, पुस्तकालयों और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया, जो उन लोगों को शिक्षा और संसाधन प्रदान करते थे जो पहले बिना गए थे। एक दिन सोफिया राज्य की सड़कों के माध्यम से चल रहा था के रूप में वह एक जवान लड़की है जो एक सुनसान गली में अकेले खेल रहा था भर में आया था। सोफिया ने लड़की से संपर्क किया, और कुछ सहवास के बाद लड़की ने खुलासा किया कि उसका कोई परिवार या घर नहीं था। सोफिया लड़की को अपने पंख के नीचे ले गई और उसे वापस महल में ले आई। उसने लड़की को एक गर्म बिस्तर, पौष्टिक भोजन और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया। समय के साथ लड़की सोफिया के लिए एक बेटी की तरह हो गई, और दोनों ने एक गहरा और प्यार भरा बंधन बनाया। सोफिया जानती थी कि उसके राज्य में अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के समर्थन के साथ वे आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते और समृद्ध होते रहेंगे।